अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक्सप्रेसो में आपको खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूं अर्मिला हसन। मैं हूं इमरान हसन। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप खैरियत से हैं, आपका वीकेंड अच्छे से गुजरा है और नए हफ्ते का आगाज करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। आप सबको बहुत सुबह खैर, अल्लाह करे आपका दिन बहुत अच्छे से गुजरे। कल जनाब PSL 8 के हवाले से इंपॉर्टेंट डे था। इस प्रोग्राम का आगाज करेंगे। वो कहते हैं कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके भी कल कुफ्र टूटा कराची किंग्स के हवाले से एंड फाइनली और बहुत अच्छी विक्ट्री से कल कराची किंग्स ने आगाज किया है। सो ऑल प्रेजेस टू कराची किंग्स जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से PSL में फतह का खाता खोला है। फतह का खाता तो खोल दिया। लाहौर कलंदर्स के हारने का यकीन माने मुझे दुख नहीं हुआ, मुझे ये खुशी हो रही थी चले एक जो फतह है ना वो कराची किंग्स के हिस्से में आई है। 67 रन से शिकस्त दी है। और कल मुझे PSL 1 वाला लाहौर कलंदर याद आया कि शायद ये वही वाला लाहौर नहीं नहीं ऐसे ना कहे, अल्लाह रहम करे। 67 रन से हार गए मैच। 186 रन के ताकुब में लाहौर की टीम 118 रन बनाकर आउट हो गई। आतिफ जावेद ने 4 विकेटें ली, जबकि पाकिस्तान सुपर लीग में जो मुल्तान सुल्तान्स है उसने इस्लामाबाद यूनाइटेड को हरा दिया। Probably a bad day, okay. हमने ज्यादा इसीलिए कराची की बात करनी है, हमने इस्लामाबाद की बात ही नहीं करनी। इसलिए आगाज इन्होंने लाहौर और कराची। लेकिन इस PSL में मेरी टीम बाय द वे ज़ल्मी है। अच्छा? हाँ, बिकॉज़ ऑफ बाबर आजम। nice. मुल्तान सुल्तान्स के बारे में आपको बताएं तो अब तक खेले गए 4 मैचों में से 3 जीत चुकी है भाई। स्लो नहीं आ रहे रिजवान भाई। और इस तरह से 6 पॉइंट्स हैं उनके और पॉइंट्स टेबल के साथ पहली पोजीशन पर भी मुल्तान ही मौजूद है। जवाब में इस्लामाबाद यूनाइटेड की अगर हम बात करें इस मैच के अंदर जिसके बारे में आपको बता रहे हैं, इसमें 18वें ओवर में 138 रन बनाकर आउट हो गई तो फिर क्या होता। साउथ अफ्रीका से ताल्लुक रखने वाले खिलाड़ी डोसिन 49 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे। इसी तरह सुल्तान के मोहम्मद इलियास, एहसानुल्लाह अमेजिंग एहसानुल्लाह स्पीड गन बनते जा रहे हैं और उसामा मीर ने 2 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। इसी तरह हम अगर बात करें अब्बास आफरीदी की, 4 विकेटें हासिल करने में कामयाब हुए। KPK की साइड से बेहतरीन बॉलर्स आ रहे हैं और वो बेहतरीन खिलाड़ी भी करार दिए गए। सो या कल के मैचेस बड़े इंटरेस्टिंग थे जी और उम्मीद करते हैं कि आज के मैचेस भी कुछ अच्छे होने वाले हैं। लेकिन कल कराची जीता, इस बात के लिए खुशी है। हम डिटेल्स बात करेंगे। हाँ, मतलब ये हमारा अपना तज्जिया था ना, ये तो अगला तज्जिया आएगा आपके पास। मैं सोचता हूँ कभी-कभी नाज़रीन हमारा तज्जिया कैसे बर्दाश्त करते हो। यानी वैसे हमारा भी एक थोड़ा सा जमहूरी हक है कि हम क्रिकेट पे तज्जिया दे सके, सियासत पे नहीं हम आजादी इजहार राय। ठीक है जनाब, अब हम बात करेंगे कुछ सियासत के हवाले से भी। रात को एक बड़ा इंपॉर्टेंट इंटरव्यू भी हुआ मराज साहिबा का, उस पर भी हम बात करेंगे। विद दैट इमरान खान साहब की आज कोर्ट में पेशी मुतवक्के है और इमरान खान साहब ये भी कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जरा हमारी बात सुने। ये जो हमारी ऑडियो वीडियोस लीक हो रही हैं इस पर बात करते हैं, डिटेल एक तबसरा लेते हैं, जरा देखते हैं आज की बड़ी खबर। बात करेंगे सियासी गर्मी की। जो मौसम जूं तब्दील हो रहा है लेकिन जो सियासत का मौसम है वो भी गर्म हो रहा है। सियासी गर्मी नुक्ता उबाल की तरफ जारी है और तहरीक इंसाफ इलेक्शन की तारीख को लेकर अदालत में है। मगर सदर मुमलिकत ने भी इलेक्शन कमीशन को खत लिखा और पहले खत का जवाब नहीं आया, आने पर उन्होंने दूसरा खत लिखा। हमारा तारीखी जुमला याद रखिएगा, खत तो बहुत जाते हैं, जवाब नहीं आता। जी, दूसरा खत लिखा जिस पर इलेक्शन कमीशन ने सदर पाकिस्तान को जवाबत खत लिखा और कहा कि इलेक्शन कमीशन ने सूबों के इंतखाबात से मुतल्लिक ऐवान सदर को मुशावरती अमल का हिस्सा बनाने से माजरत की गई। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद की जानिब से लिखे गए खत में कहा गया है कि पंजाब और KP में जो इंतखाबात है उसका मामला मुख्तलिफ अदालती फॉर्म्स पर ज़ेर इल्तवा है। इलेक्शन कमीशन अभी सदारती ऑफिस से मुशावरत के अमल में दाखिल नहीं हो सकता और इससे मुतालिक जो इलेक्शन कमीशन का इजलास है वो पीर के रोज फैसला करेगा, यानी आज के रोज। और इलेक्शन कमीशन अपनी आईनी और कानूनी जिम्मेदारी से आगाह है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा पंजाब ने अभी तक आम इंतखाबात की तारीख नहीं दी। साथ गवर्नर पंजाब ने भी कुछ कहा है। जी बिल्कुल, गवर्नर पंजाब ने कहा है कि जी वो इस मामले पर लाहौर हाई कोर्ट के फैसले से मुताल्लिक कानूनी रास्ता इख्तियार करेंगे। इलेक्शन के हवाले से शेख रशीद अहमद ने मीडिया से गुफ्तगू की। द फेमस शेख साहब, उन्होंने कहा कि सदर आरिफ अलवी पीर को इलेक्शन की तारीख दें या इस्तीफा दें। शेख साहब सदर मुमलिकत से कह रहे हैं कि इस्तीफा दें। सदर मुमलिकत आईनी तौर पर इलेक्शन की तारीख दे सकते हैं, मतलब उन्होंने एहतजाजन कहा, लेकिन शेख साहब फिर शेख साहब हैं। 30 अप्रैल तक जी इस मुल्क की सियासत का फैसला हो जाना है। शेख रशीद अहमद साहब ने कहा है मरकज और सूबों के इलेक्शन एक साथ होंगे। उधर मुल्क की सियासत में जो ऑडियो लीक्स हैं वो थम नहीं रही हैं। यास्मीन राशिद साहिबा की जो गुफ्तगू है नो अहमद
CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर साहब के साथ, वो भी सामने आ गई, जिसमें वो कह रही है कब आओगे और फिर कल कह रही थी कि ये क्यों हुआ है, ऑडियो लीक्स नहीं होनी चाहिए। उधर नवाज शरीफ ने चौधरी परवेज इलाही की जो मुबैना ऑडियो लीक्स हैं, इस मामले को सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल भेजने का मुतालबा किया। सो थिंग्स आर नॉट सो गुड। पाकिस्तान की पॉलिटिकल सीन के अंदर अब ये ब्लैकमेलिंग के लिए टैक्टिक्स इस्तेमाल हो रहे हैं और राना सनाउल्लाह के ऊपर भी तनकीद की जा रही है। PTI की ये जो लीडरशिप है वो कह रही है कि क्यों हो रहा है। हमारे साथ डॉक्टर रसूल बख्श रईस साहब मौजूद हैं, सीनियर सियासी तज्जियाकार भी हैं और दानिश्वर भी हैं। उनसे ज़रा हम इस हवाले से राय लेते हैं कि वो इस सारी सूरत हाल को कैसे देख रहे हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, अल्लाह सुबह आपने अपना वक्त दिया हमें। पहले तो मैं चाहूँगा कि जो सियासी मंजरनामा है डॉक्टर साहब हमारे सामने, इस पर आप अपनी राय हमारे सामने रखिए। ये मुल्क का जो सियासी इस वक्त सारा ढांचा है ये किस जानिब जा रहा है और आप इसको पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए कैसे देखते हैं? आपने जाने का कहा है, ये जा तो रहा है लेकिन ये नीचे की तरफ जा रहा है और ऐसी गहराइयों में पाकिस्तान का मुल्क, कौम और हम सब लोग कभी नहीं थे। ये ऐसी सूरत हाल है जिसे हम कहते हैं कि रियासत का ढांचा ज़मीन बोस हो रहा है, कोलैप्स हो रहा है। रियासती इदारे कानून और आइन के मुताबिक अपने फ़राइज़ अंजाम नहीं दे रहे। मईशत का वो हाल है कि ऐसा कभी नहीं था। आप सोच सकते हैं कि लोग रोटी के लिए तरस रहे हैं, आप सोच सकते हैं कि लोगों को दवाइयाँ नहीं मिल रही, आप सोच सकते हैं कि लोग आम मामूल की चीज़ें खरीद नहीं सकते और खुशी तौर पे वो लोग जो फिक्स्ड इनकम वाले हैं, छोटे छोटे मुलाजमीन हैं सरकार में या प्राइवेट सेक्टर में, वो कैसे गुजारा करेंगे? आखिर कोई तो जिम्मेदार है। ये सारा पिछले गुज़श्ता 11 महीने में 10-11 महीने में हुआ है जब से वो ये 13 सियासी जमातों को लाया गया है और इख्तियार के ऊपर जिस तरीके से बिठाया गया है, तो ज़ाहिर है कि वो पाकिस्तान का निज़ाम उसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। हम बहरान में नहीं, जो बहरानों का उरूज होता है और जिस तरह से मुआशरे नीचे की तरफ गिरते हैं, हम उस सूरत हाल में है। और ये देखें कि हमारे जो सियासी खिलाड़ी हैं वो अपना खेल खेल रहे हैं, उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप एक तरफ हमारी ये मुआशी बदहाली, दूसरी तरफ इनके दौरे देखें और इसके साथ साथ आप कल भी किसी प्रोग्राम में मैंने कहा था, ये तो बिल्कुल सामने है कि आप अमेरिका को देखें कि दुनिया की सुपर ताकत है, उसके जो वजीर हैं जिनको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहते हैं, सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस कहते हैं, सिर्फ 14 हैं। 14। और अगर जो मुख्तलिफ एजेंसीज हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज हैं, उनके हेड्स को मिलाएं और जिससे काबीना बनती है वो तो 24 बनती है, लेकिन वो सेक्रेटरी पाकिस्तान की काबीना तकरीबन कोई 78-79 है और कोई पता नहीं होता कि कल और वजीर या मुशीर उसमें बिल्कुल। ये इसके बारे में कुछ सोच रहे हैं? ये क्या हो रहा है मुल्क के अंदर? ये मुल्क की खिदमत हो रही है? मुशीर बन के किस चीज़ की मशावरत हो रही है? तो अगर आपने सियासी सूरत हाल को देखना है तो इससे बुरी कभी नहीं थी और इसके जिम्मेदार वो हैं जिन्होंने के एक हुकूमत को चलता किया, दूसरी बनवाई, 13 को इकट्ठा किया, PTI के लिए जो लोग तोड़ने थे वो तोड़े, जिस तरीके से भी तोड़े वो हमें पता है। और इसके साथ साथ ये देखिए कि ये वीडियो की आप बात कर रहे थे, लीक्स की बात कर रहे थे, ये कहाँ पे होता है? किस किस्म जमहूरियत में होता है? क्या ये लोगों के बुनियादी हक नहीं है कि जो प्राइवेट लाइफ है या प्राइवेट कॉल है उनको टेप ना किया जाए? ये कोई एक्सप्रेस टेलीविजन कर रहा है या मैं कर रहा हूँ या आप कर रहे हैं या कोई और प्राइवेट इदारा कर रहा है? तो ये बात क्या रियासत किसी तौर भी जायज नहीं है। दूसरी जानिब सर, ये जिस तरह से आपने खुद भी बात की कि एक तो बहरानों का शिकार है और जो इखलाकी पस्ती है, सियासी पस्ती है, वो हमें नजर आ रही है और अनफॉर्चुनेटली हमारे सियासतदान इसको हल करने की कोशिश भी नहीं करे, सिर्फ अपनी सियासत चमका। अब बहरानों का जहाँ आपने जिक्र किया, अब ये जो इलेक्शन का मामला है सूबाई असेंबली में, जो हमने दोनों असेंबली में देखना है, KP और पंजाब में इलेक्शन हो नहीं रहे और इसकी तारीख देने को कोई तैयार नहीं है। गवर्नर साहब तारीख का ऐलान नहीं करते, सियासी जमातियाँ सदर मुमलिकत की जानिब देख रही हैं सियासी जमातें, तो ये बहरान तो फिर मजीद पैदा होगा अगर ये इलेक्शन की जानिब नहीं जाते हैं। आइन में साफ तौर पे लिखा हुआ है कि
असम्बली अगर तालील होती है, नए इंतखाबात कराए जाते हैं या मुद्दत पूरी कर लेती है असम्बली, तो 90 दिन के अंदर इंतखाबात होंगे। ये पाकिस्तान की तारीख है, उसके मुताबिक सब कुछ हो रहा है। सोचें कि इंतखाबात कौन नहीं चाहता, क्यों नहीं कराना चाहते? खौफ है, डर है कि दूसरी जानिब जिस अंदाज से लोगों ने हिमायत की है और इनकी जो अपनी साख है, खुसूसी तौर पे पंजाब में मजरूह हुई है और उसको वो दोबारा से तामीर करने के काबिल ही नहीं रहे, तो वो इंतखाबात से भाग रहे हैं। क्योंकि वो कई दफ़ा उन्होंने दबे दबे लफ्ज़ों में कहा है कि देखें जी, इंतखाबात कराएंगे तो फिर ये जो हमारे ऊपर इतना बड़ा ताकत का और हुकूमत का बोझ डाला गया है, हमने मुश्किल सियासी फैसले करने हैं, तो जाहिर है कि हम अगर इंतखाबात कराएंगे तो फिर तो हारने के लिए तो इंतखाबात नहीं होते। ये हार और जीत का फैसला जमहूरियत में अवाम करते हैं। एक बात करता चलूं मैं आपको कि सियासत और जमहूरियत का नाम और मकसद या तारीफ ये है कि आपने पुरअमन तरीके से मसाइल को हल करना है। जो किसी वक्त भी कोई डिस्प्यूट पैदा हो जाए, कोई तनाज़ा पैदा हो जाए, इस वक्त तनाज़ा है सियासी जमात। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बड़ा अहम नुक्ता है, आपने शुरू में जो 13 पीडीएम की जमातों का जिक्र किया जी, इनकी वुज़रा ज्यादा हैं, बिल्कुल ज्यादा हैं, इनके दौरे एंड ऑल दैट, वो क्रिटिसिज्म बिल्कुल सही है, लेकिन दूसरी जानिब ओपोजिशन का जो किरदार होता है, क्या वो ड्यू रोल पाकिस्तान की ओपोजिशन यानी कि तहरीक इंसाफ कर रही है? क्या इकोनॉमी के ऊपर जो पॉलिटिक्स तहरीक इंसाफ ने की है, फिर चलें ऑडियो लीक्स गैर इखलाकी ज़रूर सही, लेकिन अगर हम उनके अंदर बयान किए जाने वाले हक़ाइक़ की बात करें तो क्या वो कौमी मफादात से खिलवाड़ नहीं है? जिस तरह की बातें IMF को लेकर की गई, जिस तरह की सूरत हाल सामने आई। देखिए, आप गैर अखलाकी कह रहे हैं, गैर आईनी और गैर कानूनी बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये अखलाक की यहाँ पे कोई बुकत नहीं, कोई इसका ताल्लुक नहीं बनता। ये कानून है, ये हमारी आज़ादियाँ हैं, लेकिन वो आखिर उनका मकसद है ना। मकसद ये है कि लोगों को उन्होंने टारगेट किया हुआ है कि कौन किससे बात कर रहा है, और जाहिर है कि ऐसी बातें जब सामने आती हैं तो किसका वकार मजरूह होता है? सियासतदानों का होता है, सियासी जमातों का होता है। मैं तो समझता हूँ कि ऐसी बातें जो हमें वीडियो लीक्स में मिली है देखने को, सुनने को, वो नहीं होनी चाहिए। लेकिन मसला इसके ऊपर नहीं है कि ये बातें हो रही हैं, मसला ये है कि कौन क्यों किस मकसद के लिए कर रहा है, उसकी तरफ मेरे ख्याल में बात ज्यादा करने की गुंजाइश है, जरूरत है, बजाय इसके कि देखें जी उन्होंने ये कहा, ये बातें जो है मानवी हैसियत रखती है। ठीक हो गया। दूसरी जानिब साहब, ये जो मुल्की जो मईशत है, इसका मामला ऑब्वियसली जब तक सियासी अदम इस्तेहकाम इस मुल्क के अंदर है, इकोनॉमी भी बेहतर नहीं हो सकती और इससे डायरेक्टली लिंक्ड है। आपको लगता है कि जिस तरह आपने खुद भी कहा कि एक हुकूमत जो ऑलरेडी क्रंच में थी उसको हटाया, फिर 13 जमाती इत्तेहाद आया, उन्होंने भी इकोनॉमी बेहतर करने के लिए कोशिश जाहिर है हर सियासी जमात ने की होंगी, लेकिन उसका कोई असर या उसका कोई इम्पैक्ट हमें नजर नहीं आया। और अभी जो महंगाई की सूरत हाल है, इस सारी सूरत हाल में सिर्फ आवाम सफर कर रही है, शायद इन सियासतदानों को तो रद्दी बराबर भी फर्क नहीं पड़ रहा इससे। उनको क्या फर्क पड़ता है? उनकी जायदादें देखें, और ये हमारी नौकरशाही है, बाकी इदारों से जो लोग निकले हैं उनके आप जो असासे हैं, जो उनकी तनख्वाहें हैं, उनकी जो मराहत हैं, इतना है कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये इसीलिए ये खेल तमाशा हो रहा है। फिर इस तरह से जमहूरियत नहीं चलती, निज़ाम नहीं चलता। आप देखें, आप हर शख्स जो सुन रहा है, जो देख रहा है, सोचे जरा कि जो तनख्वाह हमारी थी, जो अब है, उससे हम पहले क्या खरीद कर सकते थे, अब हम क्या खरीद कर सकते हैं। सबके लिए एक मुश्किल सूरत हाल है। तरीका यह है इस्तेहकाम पैदा करने के लिए कि जब ये इस किस्म की सियासी लड़ाइयाँ बढ़ जाए, अब शफाफ, आज़ादाना, मुनसफाना इंतखाबात करें। अवाम किसकी तायीद करते हैं, किसको मैंडेट देते हैं, उसको 5 साल मिलने चाहिए असम्बली को, और देखें कि क्या उन्होंने अपने मंशूर के मुताबिक काम किया है या नहीं। अगर वो मंशूर के मुताबिक काम नहीं किया तो जाहिर है कि लोगों में इतना शऊर पाकिस्तान में है कि उनको दोबारा मुंतखब नहीं करेंगे। कि अब ये डर इनको क्यों है कि वो मैशत को ठीक नहीं कर सकते ही नहीं, क्योंकि इन्होंने देर बहुत कर दी। शुरू में साहब जो बातें कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं, उन्होंने उनके पर काट दिया कि देखिए अगर हम IMF की जो शराइत है उनके मुताबिक हम चलेंगे तो जाहिर है कि
सियासी नुकसान हो जाएगा, और ये सियासी नुकसान हमें नहीं होना चाहिए, तो देर कर दी। आप देखें कि डॉलर जितना रुपयों में आ रहा था, जब इमरान खान की हुकूमत गई तो उस वक्त मेरे ख्याल में 170 या 80 उसके करीब था। आज कहाँ पे है? 300 के ऊपर चला गया है। तो जाहिर है कि जो भी चीज आप खरीद करते हैं, तो सबसे ज्यादा जो आप चीज खरीद करते हैं वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स अच्छा, थोड़ा सा डॉक्टर साहब आगे बढ़ते हुए आपने जैसा कि कहा, थोड़ा सा अगर हम सोल्यूशन की तरफ जाएं, आपने कहा कि एक साफ शफाफ इलेक्शन हो जाना चाहिए, और क्यों नहीं जाते, आपका बिल्कुल ये बात ठीक है, आइन भी इस तरफ रेफर करता है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन, और अवाम का बुनियादी हक है कि अवाम मुंतखब करें कि किसने उनके ऊपर हुकूमत करनी है। लेकिन दूसरी जानिब इसके लिए गैर मुतनाज़ा इदारों का होना बहुत ज़रूरी है। आप मुझसे बहुत बेहतर समझते हैं, आप पढ़ाते हैं सियासत। पाकिस्तान में हर इदारे को किसी न किसी सियासी जमात ने मुतनाज़ा किया है, स्टार्टिंग विद द फौज टू जुडिशरी टू इलेक्शन कमीशन, हर किसी के किसी न किसी के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद हैं। तो इतने इस तरह के पोलराइज्ड किस्म के पॉलिटिकल कल्चर के अंदर देन हाउ वुड वी मेक श्योर कि जो इलेक्शन होने जा रहे हैं वो हल होंगे और अल्टीमेटली इलेक्शन के ऊपर मुत्तफिक होंगे सभी, क्योंकि ये तो फिर इलेक्शन के बाद फिर वही फिल्म रिपीट हो जाएगी जो 2013 के बाद या 18 के बाद हुई, ऐसा लगता है। बिल्कुल, उसका मुतबादिल कोई और है नहीं कि रिवायत तो हमारी ये है कि जो हारने वाली पार्टी है वो यही कहती है कि धांधली हो गई है। जब वही पार्टी जीत जाती है, इक़्तिदार में आ जाती है, तो कहती है इससे शफाफ इलेक्शन तो कभी तारीख में नहीं हुए, और इक़्तिदार में और हिज़्ब इख्तिलाफ में रह के बिल्कुल उनकी पॉलिसियाँ बदल जाती हैं। असल बात यह है कि हमारी जो सियासी सकाफत है या पॉलिटिकल कल्चर जिसे हम कहते हैं, वो बिल्कुल पोलराइज्ड कर चुका है, कौम को तकसीम हम हो चुके हैं। नजरियात नहीं है, ये सियासी मफादात है। नजरियात खत्म है कि आपने वही कुछ करना है जो इस वक्त आलमी निज़ाम के तकाजे हैं और जिसकी रेगुलेशन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कर रहा है, उससे आप बच नहीं सकते। और आपको कोई गलत बातें नहीं बता रहे, ये जो भी आप लोगों को जाके गुमराह करते हैं कि देखें ये तो IMF कराना चाहता है, कि क्या ये आपके हक में है कि आप अमीर आदमी को सब्सिडी दें, कि आप तेल के ऊपर सब्सिडी देते हैं तो गाड़ियां, तो जो अगर गरीब आदमी है तो उसके पास तो मोटर बाइक होगी। ये जो गाड़ियां लिए फिरते हैं 3-3, 4-4, 5-5 हज़ार सीसी की, और एक नहीं है, घर में कितना गाड़ियां खड़ी हैं हमारी अशराफिया की, फायदा तो उसको होता है। तो अगर आपने सब्सिडी करनी है तो टारगेट करें कि किन लोगों को देना है, घी पे है, बिजली पे है, किसी चीज पे है। अब बिजली के जो मुआहदे उन्होंने किए थे उसने तो सबको तबाह किया है, और वही लोग आप इक़्तिदार में बैठे। एक और बड़ा अहम नुक्ता है, वक्त की कमी है, मैं चाहता हूं उस पर भी आप बात करिए। जो वुज़रा और मुशीरान की तैनाती है, ये बतौर पाकिस्तानी बड़ा हमारा, हम जब इसको देखते हैं तो ये मतलब इजहार तो नहीं कर सकते ऑन स्क्रीन उस तरीके से, लेकिन आप चूंकि तज्जियाकार है तो यू हैव ऑल द राइट टू से एनीथिंग दैट यू लाइक। आप इसको कैसे देखते हैं? और आपने वैसे रेफर तो किया अमेरिका की तरफ, हमें क्या हमारे मुल्क की जरूरत है कि कोई 85-86 वज़ीरान मुशीरान रखे जाएं और फिर उनमें से कुछ ये कह दें जो हुकूमती जमात से कि जी हम तनख्वाह के बगैर काम करेंगे, और फिर वो खबरें भी लगें हमारे अखबारों में? व्हाट डू यू से अबाउट दिस सर? क्या काम करेंगे? बैठने के लिए कुर्सी नहीं है, चलो बता दें कि वो ये काम कर रहे हैं या ये काम कर सकते हैं। उनकी तालीम देखें, उनकी कोई कंट्रीब्यूशन देखें। कहीं पे कुछ तकरीरें लिखने वाले हैं, कुछ बयानात बनाने वाले हैं, हर किस्म के लोग उन्होंने रखे हुए हैं। ये वजीर आजम साहब कर सकते हैं हमारे निज़ाम में कि जिसको चाहे वजीर बना दें, जिसको चाहे अपनी कबीना में रख दें। ना रखने वालों को कोई ख्याल है मुल्क के खजाने का, ना वहाँ पे जो अपना ये झंडा लगा के इधर उधर इतरा के फिरना चाहते हैं, न उनको ख्याल है। ये हमारा जो हुक्मरान तबका है, सबसे बड़ा दुश्मन आपका यही है। जब तक कि अवाम में इनके खिलाफ शऊर पैदा नहीं होगा, नई क़यादत नहीं उभरेगी, आप इनसे आप कितनी बार लुट चुके हैं, अब लुटते रहेंगे। ये 40-50 साल से ये हो रहा है। खानदान और सियासत में ये, और खानदानी सियासत या एक खानदान और सियासी जमात में आपको कोई फर्क नजर आता है? आप देखते हैं जमातों को, जब मजहबी जमात इस्लामी के बाकी में देखें कि वहाँ पे मरूसी सियासत चल रही, ना खानदान का है ना सियासी जमात का पता है, तो मफादात चलेंगे। और मेरा ख्याल ये है कि लोगों में शऊर पैदा हो चुका है
इसीलिए तो वो इंतखाबात कराने के लिए हिचकिचा रहे हैं। बिल्कुल ठीक ठीक हो गया। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने अर्ली इन द मॉर्निंग हमें ज्वाइन दिया, अपना वक्त दिया। डॉक्टर हमारे से मौजूद थे और ऑब्वियसली हम बात कर रहे हैं, डॉक्टर रसूल बख्श रईस साहब ने यही कहा कि अपने मफादात से हटकर अगर लोगों को ये आइडिया होगा कि सियासतदान उनके लिए काम करे, और मेरे ख्याल से अब लोगों में ये अवेयरनेस आ गई है कि वो अपना अच्छा बुरा समझते हैं, लेकिन जब इलेक्शन हो तो इस राइट का आप सही इस्तेमाल करें, ये जरूर नजर में रखें कि कौन आपके लिए बेहतर है कौन नहीं। लेकिन रिस्पेक्टफुली डिसएग्रीइंग, सियासी चॉइस फिर भी बहुत कम है लोगों के पास, क्योंकि ये आपके पास ऑप्शंस ये है कि जो इस वक्त यहाँ पे हैं, कल किसी का पलड़ा भारी देखेंगे, उधर चले जाएंगे, यहाँ की टिकट वहाँ की टिकट, यही चल रहा है। अल्लाह हम नासिर रजू हमारा, मैं तो यही दुआ कर सकता हूँ। आपको थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं, जिस गहरा पे बात करते हैं कुछ सूफियाना कलाम की मायनाज गुलकारा और सुरों की मलिका। नाम ही काफ़ी है जिनके लिए कहना चाहिए। दुनिया भर में सिंध और पाकिस्तान की पहचान आबिदा परवीन साहिबा द लेजेंड आज अपनी 69वीं सालगिरह मना रही है। हम प्यार से अम्मा जी भी कहते हैं। अच्छा, 20 फरवरी 1954 को लाड़काना में पैदा हुई और मौसीकी की जो तरबियत है अपने वालिद उस्ताद गुलाम हैदर से इन्होंने हासिल की और रेडियो पाकिस्तान से अपने फनी सफर का आगाज किया। सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया भर में सूफियाना गायकी में आबिदा परवीन जी से बड़ा कोई नाम नहीं। कलाम पढ़ते हुए वज्द में आती हैं तो हकीकी मानों में सूफी रंग उन पर नुमाया हो जाता है। आबिदा परवीन साहिबा फने मौसीकी का एक ऐसा अहद है जिसका कोई सानी नहीं। मुनफरिद लहजा और पहचान आपका खासा है तो आजिज़ी और इनकिसारी आपकी तबीयत का हिस्सा मालूम होती है। आपने अपनी गायकी से एक नस्ल को मुतासिर किया। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से आपकी फ़नी खिदमात के एतराफ़ में आपको हिलाले इम्तियाज़, तमग़ाए हुस्न कारकर्दगी और प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से नवाजा जा चुका है, जबकि भारत की बेगम अख्तर एकेडमी ऑफ गज़ल की जानिब से आपको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी नवाजा गया। हैप्पी बर्थडे टू द लिविंग लेजेंड आबिदा परवीन जी। हमने सोचा उनको सालगिरह विश की जाए। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब आपको दिखाएंगे हमारा सेगमेंट माइंड मैटर्स, जिसमें वकार अहमद मलिक और मौज़िम नज़ीर बात कर रहे हैं कि बहैसियत कौम हमें सियासत को तो हम दे रहे हैं फरोग, वैसे सियाहत को फरोग देने के लिए क्या करना चाहिए, देखते हैं आज का सेगमेंट माइंड मैटर्स। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वकार अहमद और आप देख रहे हैं माइंड मैटर्स। मुस्तनसर हुसैन तार साहब की किताब है लाहौर आवारगी, जिसके 2 हिस्से हैं और वो कमाल किताब है। जब आप उस किताब में जाते हैं, घुसते हैं, तो पता चलता है कि ये जो लैंडमार्क्स हमने बनाए हुए हैं जो कि मेजर लैंडमार्क्स हैं, इसके अलावा कोई ऐसी गली नहीं है लाहौर में जहाँ पे कोई तारीख ना हो। और इतनी वुसअत है इसकी हिस्ट्री में और इसकी आर्कियोलॉजी में कि उसका शुमार मुमकिन नहीं, क्योंकि ऑफकोर्स एक तहजीबी शहर है, इसने 1000 साल से ज़्यादा एक तहजीबी सफ़र किया हुआ है और उस तहजीबी सफ़र जो है उसकी निशानियाँ जो हैं आज जा बजा बिखरी हुई हैं। इस हवाले से एक बस सर्विस है जो कि चलती है टूरिस्ट्स के लिए, और उस बस सर्विस को कामयाब बनाने में जो सहरा है वो यकीनन TDCP के सर जाता है। उन्होंने बहुत ही अच्छा एक इनिशिएटिव लिया है। उसके पीछे मौज़म साहब की भी बहुत कोशिशें हैं। तो मौज़म साहब, सबसे पहले तो मुझे एक बस सर्विस के बारे में बताइए कि ये जो बस सर्विस है ये बुनियादी तौर पे आइडिया क्या था और ये कितना लाहौर को कवर करती है अगर एक टूरिस्ट जो है वो लाहौर इस बस पे घूमना चाहे तो? अच्छा, साइट सीइंग बस सर्विस का कॉन्सेप्ट तो 1970s में आया हुआ था वर्ल्ड में, और पेरिस की और इंग्लैंड की जो साइट सीइंग बस, इसको रेड बस भी कहते हैं। ठीक है। तो रेड बस जो है वो पूरी दुनिया में आ रही थी। पाकिस्तान में इसको पहली दफ़ा लॉन्च किया, पाकिस्तान में, पंजाब में, लाहौर में। लाहौर आपको पता है कि इसमें मोर देन 30 टाइप्स ऑफ टूरिज्म प्रवेल कर रही हैं। ठीक है। और ये ऐसा तारीखी शहर है, ऐसा खूबसूरत शहर है कि इसके, जैसे आप बता रहे थे, हर गली में, हर सड़क में एक तारीख है, एक अट्रैक्शन है। इस अट्रैक्शन को लोकल्स के लिए, फॉरेनर्स के लिए, ओवरसीज़ के लिए पूरी सही तरीके से पोर्ट्रे करने के लिए फिर पंजाब टूरिज्म ने इसको इनिशिएट किया और डबल डेकर बस की शक्ल में, रेड बस की शक्ल में लाहौर में इसको लॉन्च किया गया 2016 में। तो इसकी लॉन्चिंग जो थी, उसके जो पैरामीटर्स बनाए गए थे वो बड़े ही अच्छे थे, जिसमें तमाम एस्पेक्ट्स को ज़हन में रखा गया था। और ये लाहौर की सैर करवाती है आपको। इस वक्त तो इसके मेनली 3 रूट हैं। ठीक है। एक तो ग्रेटर इकबाल पार्क जो बना है, मिंटो पार्क जो पुराना था, वो बहुत बड़ी अट्रैक्शन है। तो वहाँ पे डांसिंग फाउंटेन शो होता है। तो हम लोगों को ग्रेटर इकबाल पार्क में लेके जाते हैं, वहाँ वाल सिटी के रंगीले रिक्शे होते हैं। फिर जब वहाँ पे जो ब्रेक करते हैं वो रंगीले रिक्शों पे फिर मॉन्यूमेंट्स देखते हैं, फिर वापस आके
उसी साइट सीइंग बस के जरिए वापस आते हैं। तो ये बस वहाँ कितनी देर रुकती है? 1 से 1.5 घंटा। अच्छा, ये जो रूटीन के टूर्स हैं, वैसे आप कस्टमाइज इसकी बुकिंग भी करवा सकते हैं। उसमें आप सारा दिन के लिए बस लें और लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों को देखते हुए, इवन शाही इमाम, जितनी भी जगह हैं, रंगीले रिक्शों के जरिए आप फिरें, मॉस्क में जाएं, आप कस्टमाइज इसकी बुकिंग भी करवा सकते हैं। दूसरा इसका टूर जो है वो फूड स्ट्रीट का है, उसके कुछ अलहदा सेगमेंट्स हैं। तो वहाँ पे एक छोटा सा ढोल रक्स रखा होता है, फिर ऊपर रूफ टॉप जो फूड स्ट्रीट में है वहाँ पे खाना खिलाते हैं हम लोगों को। तो इस तरह तो ये कॉर्पोरेट पैकेज भी हैं इसमें और फैमिली पैकेजेस भी हैं। तीसरा जो इसमें बड़ा शानदार रहा वो हम बागा में लेके जाते हैं। तो रेंजर्स वालों के साथ मिलके पंजाब टूरिज्म डिपार्टमेंट ने वहाँ पे अरेंजमेंट किए हैं। वहाँ पे फिर वो जो हमारी परेड है वो दिखाते हैं उनको, फ्लैग लोअरिंग सेरेमनी। तो ये 3 इसके मेनली हैं। इसके अलावा हमने स्कूल टूरिज्म में उनको काफ़ी यूनिक किस्म की टूर पैकेजेस दिए हैं और कॉर्पोरेट को दिए हैं, और इसके अलावा कस्टमाइज भी हैं जिसमें हम शॉपिंग टूर करवाते हैं। लाहौर के लिबर्टी से होते हुए हम पैकेजेस जाते हैं। ये तमाम पैकेजेस जो हैं इस प्राइस के हवाले से ये तमाम वेबसाइट पे मिल सकते हैं? ये मिल सकते हैं, बिल्कुल। ठीक है। तो एक जहाँ पे आपने टूरिज्म अवेयरनेस प्रोग्राम के हवाले से बात की है, और जब हम नॉर्थ में जाते हैं, नॉर्थ की एग्जांपल बार बार देनी पड़ती है क्योंकि बहरहाल उन्होंने बहुत अच्छा काम किया हुआ। तो वहाँ के जो फोर्ट्स हैं या किसी भी चीज़ का एक तकद्दुस नज़र आता है कि ये आर्कियोलॉजिकल साइट है, इसका एक तकद्दुस है, हिस्टोरिकल साइट है, इसका एक तकद्दुस है। लेकिन जब हम यहाँ आते हैं, चाहे हम बादशाही मस्जिद चले जाएँ, चाहे हम शाही किले चले जाएँ, किसी भी जगह पे चले जाएँ, फ़ोन नंबर्स की भरमार है, फ़लाँ जो है फ़लाँ से मोहब्बत करता है, इसका भी ऐलान वहाँ पे है। मतलब हर जगह पे पूरी की पूरी दीवारें जो हैं वो ख़राब की हुई हैं। इसकी कैसे अवेयरनेस होगी? ये जो हमारी कम्युनिटी होती है, हम एज ए नेशन अगर टूरिज्म कल्चर को अडॉप्ट करेंगे तो कुछ चीज़ें ठीक हो सकेंगी। रेगुलेटरी बॉडीज जो हैं या जो डेवलपमेंट की अथॉरिटीज़ हैं वो जितना मर्जी करते रहें, जब तक टूरिज्म कल्चर प्रमोट ना किया जाए। आप देखें, अब टीवी चैनल्स की बात करें तो आई फील गुड कि आप टूरिज्म पे इतनी बात करते हैं, इसको हाईलाइट करते हैं। हमारे टीवी चैनल्स को इसमें रोल अदा करना चाहिए, कुछ ना कुछ सेगमेंट उनको ये टूरिज्म के लिए निकालना चाहिए, टूरिज्म अवेयरनेस के लिए निकालना चाहिए। ये कल्चर प्रमोट करना है हमने अपने नौजवान नस्ल में खास तौर पे। एक गाड़ी जा रही है, उसके अंदर जो भी कचरा है उसका एक जो शापर है वो बाहर फेंक दिया जाता है। हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने कहा कि बुनियादी तौर पे इसलिए फेंक दिया जाता है क्योंकि वो जो गाड़ी वाला है वो गाड़ी की इनसाइड को ओन कर रहा है, बाहर को ओन नहीं करता। तो इसी तरह ये जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं या जो भी हमारा जो बाहर का घर से बाहर है, इसको शायद हम ओन भी नहीं करते। अब इसमें निसाब किसी हद तक माविन हो सकता है कि निसाब के अंदर ये चीज़ें डाली जाएं, किसी तरीके से बताया जाए कि भाई ये मुल्क आप ही का है, ये जो आर्कियोलॉजिकल ये जो साइट है ये भी आपकी है और ये कितनी मुकद्दस है और ये कितनी। तो ये जो हसासियत है, आप समझते हैं कि ये मतलब टीवी जितना मर्जी कहता रहे, क्योंकि टीवी का जो ऑडियंस है वो हो सकता है कि 30+ हो, उनका कुछ नहीं किया जा सकता। हाँ, प्राइमरी सतह पे शायद बच्चों को ये करके कुछ बेहतर किया जा सकता है। बिल्कुल, ये टूरिज्म के निसाब में आना चाहिए। जैसे मैं आपको बता रहा था कि इनिशियली हमने 100 एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को टारगेट किया हुआ था, जिसमें तकरीबन 40 के करीब हमने इंस्टीट्यूट कर लिए हैं। वहाँ पे हम वो प्राइवेट सेक्टर के भी हैं, पब्लिक सेक्टर के भी हैं। अब वहाँ पे जाते हैं, उनके ऑडिटोरियम्स में हम सेमिनार्स करते हैं, उनको ये सारी चीज़ें बता रहे हैं। अब इसका अब होना ये है कि इसको हम अब स्प्रेड कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, डिवीजन लेवल पे। तो पूरे पंजाब में हम टीम्स तरतीब दे रहे हैं और वो जाके स्कूल्स में ये अवेयरनेस देंगी, इससे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। बहुत शुक्रिया मुअज़्ज़म साहब। हमारी बहुत अच्छी साइट्स हैं, पूरा पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है, लेकिन उस पूरी पाकिस्तान की जो हुस्न है, उसकी जो खूबसूरती है, लैंडस्केप है, उसको एक शॉपिंग बैग है, उस पर हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे और उसने गहना दिया। आप किसी भी वादी में चले जाएं, किसी भी जगह पे चले जाएं, नॉर्थ से हट के बाकी किसी जगह पे भी चले जाएं तो आपको गंदगी की भी ढेर नज़र आएंगे। और जो स्पेशली जो शॉपिंग बैग है, जो कि ऑफकोर्स ख़त्म नहीं होता है, हो सकता है 100 साल तक वो डिज़ोल्व ना हो, तो उसने एक इंतहाई गंद मचाया हुआ है। और उसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आगाह करना ज़रूरी है कि ये तमाम मुल्क आप ही का है। सिर्फ गाड़ी के इनसाइड या घर का इनसाइड आपका नहीं है, बाहर की गली और उससे आगे जितना भी है ये आपका है। और जितनी ये आगाही ज़्यादा फैलेगी तो लैंडस्केप भी साफ़ होगी, पाकिस्तान भी साफ़ होगा, खूबसूरत होगा और टूरिज़्म जो है वो ऑटोमेटिकली बढ़ता चला जाएगा। देखते रहिए माइंड मैटर्स। वेलकम बैक टू स्पेशल। बात कर लेते हैं दहशतगर्दी की। कुछ हालिया लहर के हवाले से पेशावर पुलिस लाइन में अटैक हुआ जहां पे 100 से ज़ायद अफराद
शहीद हुए। फिर कराची पुलिस लाइन पर बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ। ये दहशतगर्दी की ताज़ा लहर है जो अब बड़े शहरों पर बड़ी इमारतों का और बड़े इदारों का रुख कर रही है। सिक्योरिटी पर कई सवालात उठ रहे हैं। 17 फरवरी को कराची पुलिस ऑफिस पर एक दहशतगर्द हमला हुआ जिसमें रेंजर्स और पुलिस के 5 अफराद शहीद हुए, जबकि आपको मालूम ही है 18 अफराद जख्मी भी हुए। मुसलसल हम रिपोर्ट भी करते रहे। इसकी FIR तो दर्ज हो गई है। FIR के मुताबिक मोटरसाइकिल पर आने वाले 2 दहशतगर्दों ने गाड़ी में आने वाले 3 हमलावरों को जो ऑफिस है वहाँ पे निशानदेही की और यहाँ पे पुलिस ऑफिस के अंदर उनसे गले मिलकर वो फरार हो गए। हमले की जिम्मेदारी कलंद तरीके तालिबान ने सोशल मीडिया के जरिए कबूल की। जो तफ्तीशी हुकाम है उन्होंने तहकीकात का दायरा इस वक्त वसी कर दिया है और KPO के अतराफ की जानिब जो जियो फेंसिंग है उसके दौरान तकरीबन 100 मोबाइल फ़ोन नंबर्स को मशकूक करार दिया गया है और कुछ मोबाइल फ़ोन नंबर्स ऐसे हैं जो हमले के बाद से बंद हैं। इस पर बैरून मुल्क जो शहर हैं यहाँ का भी डाटा मिला है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का भी मौक़िफ़ इस पे सामने आया है। उनका मौक़िफ़ सामने आया, उन्होंने कहा है कि हमें अंदाज़ा नहीं था कि दहशतगर्द कराची में हमला कर सकते हैं। दूसरी जानिब आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कराची का दौरा किया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और आर्मी चीफ को हेडक्वार्टर्स में कराची पुलिस वाक़े के बारे में ब्रीफिंग दी गई और आर्मी चीफ ने कहा कि दहशतगर्दों का कोई मजहबी या नजरियाती ताल्लुक नहीं है, बल्कि सिर्फ गुमराहकुन तस्वुर को ज़बरदस्ती या लालच के जरिए मजबूर किया जाता है। ये जो हालिया सिक्योरिटी खदशात जन्म ले रहे हैं और ऐसे कई वाक़यात हो रहे हैं, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ तज्ज़ियाकार हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड नवाज साहब। थैंक यू वेरी मच ब्रिगेडियर साहब। बहुत ही एक अफसोसनाक वाक़या है। इससे पहले अभी पेशावर में जो पुलिस लाइन पर हमला हुआ जिसमें 100 से ज़ायद लोग जो हैं वो शहीद हुए और अब ये कराची में जो कि एक बहुत बड़ा शहर है, मरकजी शहर है पाकिस्तान का, और पुलिस जैसे इदारे के ऊपर हमलावर होना इटसेल्फ एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी कंसर्न है और इसकी जो जिम्मेदारी वो भी तालिबान ने कबूल की है। क्या कहेंगे इस हवाले से? ये मामला अब खुदा न खास्ता हमें संगीनी की जानिब जाता हुआ नजर आ रहा है। देखें, ये एक बहुत ही अफसोसनाक बात है कि एक पहले पेशावर में हादसा हुआ, बहुत बड़ा हादसा था आफ्टर APS, और हम खामोश हो गए। पाकिस्तान की प्रॉब्लम ये है कि जब एक हादसा होता है हम बहुत एक्टिवेट होते हैं और एक हफ्ते के बाद हम सब भूल जाते हैं और किसी नए हादसे का इंतजार करने लग जाते हैं। और फिर उसके बाद इंटीरियर मिनिस्टर की ये स्टेटमेंट जब भी आपने बताई कि हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ये पंजाब में या सिंध में जाकर ऑपरेशन करेंगे। व्हाट इज दिस? मैंने दिस इज अ जोक कि आपको ये एज इंटीरियर मिनिस्टर आप ये बात कर रहे हैं कि उसके बाद आप भूल गए। क्या पंजाब और KPK का और इस्लामाबाद का पिंडी का कितना फासला है? बिल्कुल। या बलूचिस्तान से कितने रास्ते आते हैं अफगानिस्तान ये सिंध की तरफ? दिस इज अ वेरी नेगेटिव थॉट। हमारी प्रॉब्लम ये कि कराची को या बड़े शहरों को हमने सेफ सिटी क्यों नहीं बनाया, वहां पर कैमरे ओवरलैपिंग क्यों नहीं बनाए हैं, ताकि जब इंसिडेंट हो उसको आप ट्रेस आउट करके जहां पर अल्टीमेटली वो जाके छुपते हैं वहां से पकड़ लें उनको और लोगों को मैसेज पता चल जाएगा जी यहाँ अब हम नहीं। सही। अच्छा ब्रिगेडियर, इसके ऊपर कोई वजह है? सॉरी आपकी आवाज कटी ब्रिगेडियर साहब, दोबारा से अपनी बात को कंटिन्यू कीजिएगा। जी सही है ब्रिगेडियर साहब, अब आ रही है आपकी आवाज। ओके, तो बात ये कि 3 आपके सिर्फ जो दहशतगर्द हैं वो CPU ऑफिस में, इतने बड़े ऑफिस में बड़े आराम से अंदर आते हैं, छत पे चले जाते हैं, कार्रवाई करते हैं। आपने क्या काउंटर मेजर्स की हुई थी कि कोई ऐसा आइंदा हादसा ना हो जो पेशावर में हो गया? आपने अगर खड़े करने छत के ऊपर तो वहां पर आपकी पोस्ट होनी चाहिए, नीचे सेंट्री गेट होना चाहिए, वो सेंट्री को गार्ड जो ऊपर टॉप पे छत पे उसको कवर करना चाहिए। यहाँ पर दरवाजा खोल देते हैं, सब कुछ नुकसान होने के बाद दुनिया को जो मैसेज देना। एग्जैक्टली यही बात है कि ये एक इदारा है जो सिक्योरिटी इदारा है पुलिस, और इसके अंदर सिक्योरिटी लैब्स होना इटसेल्फ एक बहुत अलामत है। अब पुलिस लाइन हमने पेशावर की वाकया देखा, उसके बाद हमने वहां पे भी एडमिट किया गया कि हमारे सिक्योरिटी में फ्लॉ था, और अब कराची जैसे शहर में मेन शाहराह के ऊपर इस तरह का एक बिल्डिंग, उसके अंदर दहशतगर्दों का घुसना, फिर वहां पर लोगों को शहीद करना। अब स्टेट की भी तो इसमें जिम्मेदारी बनती है और सारी जिम्मेदारी आएगी स्टेट की है। अब कहाँ पे है स्टेट? इस तरह के वाकयात होना कोई अच्छी बात नहीं है। ऑलरेडी मुल्क में इतना कैओस है, इतनी पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है, ऐसे में ये दहशतगर्दी जिस पर हमने इतनी मुश्किल से काबू पाया एक बार फिर से सर उठा रही है। आप ये देखो कि जो वो मैसेज देना चाहते दुनिया को उन्होंने दे दिया कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी है, पाकिस्तान सेफ नहीं है।
PSL की कराची में आई हुई थी, वो प्रैक्टिस कर रही थी और फॉरेनर्स आए हुए हैं। ये इसका देखें कि इसका लार्जर अगर कैनवस में देखें तो इसका मकसद क्या था। उसके साथ फिर आपको इंडिया नहीं चाहता कि पाकिस्तान में क्रिकेट वापस इंटरनेशनल क्रिकेट आए, एशिया कप में वो नहीं आ रहे हैं, तो उनकी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा है। पाकिस्तान को अफगानिस्तान से बड़ी क्लियर टर्म में बात करने की जरूरत है कि हमने आपके 3 मिलियन रिफ्यूजीज को यहाँ पर मेहमान नवाजी कर रहे हैं, इट इज एनफ, टेक देम बैक। सबसे बड़ी ब्रीडिंग प्लेस ये है। फिर उसके बाद यहाँ सहूलतकार मौजूद हैं। ये हमारी इंटेलिजेंसी जो मिलिट्री है वो बहुत काम करती है। 100 में से 95% वो पहले ही लोगों को पकड़ लेते हैं, लेकिन एक तो इंसिडेंट हो जाते हैं। तो आप हर एक ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी कि अपने इंस्ट्रक्शन को सेव करें। आपने क्या सेव किया? एक CCOP ऑफिस इतना इंपॉर्टेंट ऑफिस है, वहां वो ऑपरेशन करते हैं, फिर 200-300 पुलिस वाले 2-3 लोगों के लिए पूरे ऑफिस को तबाह कर दिया, सब कुछ कर दिया। व्हाट वी हैव गेन्ड? ओनली मिस रेपुटेशन, बदनामी। ये सोचने की बात है। इसलिए भी चाहिए कि हमारे ये जितने भी टीम लीडर्स हैं प्रोविंसेस के, उनको इसको बैठ के फाइंड अ सॉल्यूशन आउट कि आपने कैसे प्रोटेक्शन करी। इट्स नॉट मिलिट्री। अच्छा, हर बात को तो नहीं बनाना। साहब, आपने जो कि पुलिस का जिक्र किया, तो व्हाट आई थिंक, हमारे वैसे तो सभी सोल्जर जो हैं वो फ्रंट लाइन फाइटर्स हैं, लेकिन जो पहली लाइन है इस मामले में वो पुलिस है, जो सबसे अवलीन है, जो कि फाइट करती है सारी सिचुएशन को। तो इसको देखते हुए हम पुलिस की जो कैपेसिटी बिल्डिंग है, ये हमेशा एक बहुत बड़ा सवालिया निशान रहा है। अपने तौर पे अगर कोई पुलिस का महकमा कोशिश करता भी है तो फंड्स वैसे नहीं है, फिर पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स, हुकूमत चेंज हुई, IG साहब चेंज हुए, पॉलिसी चेंज हो गई, इसी तरीके से फिर मैन पावर को, ह्यूमन रिसोर्स को इस तरीके से उसको इसकी कैपेसिटी को बिल्ड करना इज अ क्वेश्चन। हमें याद है कि 2016 के बाद कुछ इस पे काम किया गया था और कुछ म्यूचुअल ट्रेनिंग्स भी कराई गई थी पाक फौज के साथ मिलकर, और पाक फौज ने, जैसे CTD है, बड़ा जबरदस्त तरीके से उनको ट्रेन भी किया गया एंड ऑल दैट, लेकिन उसके बावजूद फ्लॉज हैं। इसको दूर करने के लिए किस किस्म की पॉलिसी है दैट यू रिकमेंड व्हिच कैन हेल्प पुलिस फोर्स टू बी मोर स्ट्रॉन्गर? इस हवाले से इमरान, पुलिस फोर्स बहुत ट्रेंड है, इट इज ओनली हाउ यू यूज देम। आपकी यहाँ पर काउंटर टेररिज्म की फोर्स भी है पुलिस की, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट भी है यहाँ पर, वो भी फुली ट्रेंड है। आर्मी ने इनको मलिक कैंट में ट्रेन किया है, इनकी मैन पर इंडक्शन ऑफ पुलिस की ट्रेनिंग आर्मी ने की है। द इशू इज, एक जब वो भर्ती करते हैं उसमें क्रिमिनल्स, नंबर 2 डेकॉइट्स, हर किस्म के लोगों को पॉलिटिकल स्टैंड की वजह से वो आप ले आते हैं। अच्छा। नंबर 2, उसके बाद आप अपनी हिफाजत तो खुद करें। आपको पता है कि ये पेशावर में इंसिडेंट हो गया है, सिर्फ मैं ये कहता हूँ इनसे ये जवाब दें कि जी आपने क्या काउंटर मेजर किए थे कि ये आपकी पुलिस लाइन में या CP ऑफिस में या कराची पुलिस ऑफिस में ये ना हो सके। दे हैव एनी जस्टिफिकेशन? अगर जस्टिफिकेशन नहीं, देन सम हेड शुड बी रोलिंग, देयर इज नो अकाउंटेबिलिटी। और वो जो सिपाही या फौजी जो शहीद हो जाते हैं, उन बेचारों की फैमिलीज का देखें क्या होता है। इन चीजों की जरूरत है। सही। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, दूसरी जानिब ये जो हम इन इदारों की तो स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं, लेकिन जो तंजीमें इस हवाले से इसकी जिम्मेदारी कबूल कर रही हैं, हम तालिबान की बात कर रहे हैं, उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए इस वाक़े की जिम्मेदारी कबूल की है। ऑलरेडी हमने पास्ट में देखा है कि तालिबान के साथ कुछ अच्छे टर्म्स पे भी हम रहे और हमने उस चीज़ को निगोशिएट किया, पर अनफॉर्चुनेटली अब फिर से वही मामलात होने लगे हैं। अब हुकूमत को भी तो टेबल टॉक की जानिब आना है, क्योंकि हम इस सारी सूरत हाल में इस तरह के सिक्योरिटी खदशात के मुतामिल नहीं हो सकते। देखें, टेबल टॉक तो इनसे बहुत की, जब ये तालिबान आए हैं और पाकिस्तान ने पीस की बात की, इवन सीज फायर भी हो गई। इनका एजेंडा फर्क है। देखें, इनको सोचें कि इनको कौन फंड करता है, इनको पैसा कौन देता है, इनको वेपन एमुनिशन कौन देता है। देयर आर सर्टेन फोर्सेस एंड दैट आई एम 200% श्योर इज इन इंडिया। वो पाकिस्तान में, बलोचिस्तान में अमन नहीं चाहते। तो चाहते हैं कि फाटक एरिया में भी इसी तरह प्रॉब्लम रहे, जो हमने अभी पाकिस्तान ने मेन KPK में उनको जम कर दिया है। और इसी तरह बलोचिस्तान में, क्योंकि CPEC है, अगर अफगानिस्तान में अमन हो जाएगा तो इसका मतलब है CPEC हमारा कंप्लीट हो जाएगा, सेंट्रल एशिया से हमारी कनेक्टिविटी हो जाएगी, चाइना के साथ हमारा रास्ता खुल जाएगा और हम बहुत इकोनॉमिक तरक्की करेंगे। एक बात याद रखिए, हम इस्लामिक मुल्क हैं, हम न्यूट्रल मुल्क हैं, हमारी फौज बहुत लड़ाका मशहूर है,
सिर्फ इकोनॉमिक तरक्की अगर हम सीपैक से करते हैं तो फिर हम दुनिया की आंखों में आंखें डाल के अपने मुल्की मफादात में फैसले करेंगे। ठीक है ये वो नहीं है। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम सर, बहुत शुक्रिया, आप हमारे मौजूद रहे। दिफाई तज्जियाकार जनाब ब्रिगेडियर हारिस साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको खुशामदीद कहेंगे। वक्त हुआ चाहता है सेगमेंट मेरा पाकिस्तान का, जिसमें आज उफैरा फैज आपको पहाड़ों पे लेकर जा रही हैं और लेकर जा रही हैं चकवाल में मौजूद 11वीं सदी का एक पुरस्कार कला है। नाम है इसका कुसक कला। वाह, देखिए। स्याही मकाम पर लेके जा रही हूँ। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ चाय के साथ मैं क्या कर रही हूँ, तो बेसिकली यहाँ पर मैं वेट कर रही हूँ कुछ सियाहों का जो यहाँ पर आएंगे और मैं और मेरी टीम उनको ज्वाइन करेंगे और फिर हम चलेंगे अपनी मंजिल की जानिब। बस हमारी आ चुकी है जिसका यहाँ पर हम काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे थे। सफर का आगाज करते हैं। आज एक बार फिर से हम लोग पंजाब यूनिवर्सिटी के आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के साथ एक शानदार और तारीखी मुकाम की तरफ जा रहे हैं। अगर यूं कहा जाए कि उस मुकाम को आज तक किसी ने फतह नहीं किया तो ये भी बिल्कुल दुरुस्त है। तो नाज़रीन, आज की जो एपिसोड है वो एडवेंचर से भरपूर है और जो लोग भी एडवेंचर को पसंद करते हैं उनको आज की एपिसोड बहुत पसंद आने वाली है, क्योंकि हम जिस पुरस्कार मुकाम पर जा रहे हैं वहाँ पर पहुँचने के लिए हाइकिंग मस्ट है। हम लोग अपने मुकाम पर पहुँच चुके हैं। ये मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये कुसक गाँव है और वो चोटी के ऊपर जो आप मंदिर देख रहे हैं वहाँ पर हम लोगों ने जाना है, वो हमारी असल मंजिल है। यहाँ पर एक तालाब भी मौजूद है और इसके साथ एक कुआं भी है, तो आए चल के आपको वो दिखाते हैं। गांव में मौजूद ये जो कुआं है ये गांव में बसने वालों के लिए आबे हयात की मानिंद है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये यहाँ से कुएं से पानी निकालते हैं, घड़ों में भरते हैं और अपने सर पे रख के अपने घरों की तरफ रवाना हो जाते हैं ये पानी लेने। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? आमना, मुझे ये बताओ ये जो इलाका है इसके बारे में कोई आपको फोक टेल पता है? जी, जब बारिश होती है तो ज़मीन में छिपन वादरात निकल पड़ते हैं ना, तो कहा जाता है कि बहुत से लोगों ने यहाँ बहुत से हाथ मारे और बड़े पैसा छापा। यहाँ पे मुकामी लोगों का कहना ये है कि हाथियों के दांत और ये जो डायनासोर के ढांचे बकसरत पाए जाते हैं। तो इस जगह पर? जी, इस जगह पर। तो आज हम भी देखते हैं कि हमें भी कोई खजाना मिल जाए। चलें जी, तो इसी लगन के साथ हम चलते हैं ऊपर। तो नाज़रीन, जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस किले का जो रास्ता है वो इंतहाई दुश्वार है। यहाँ पर कोई पगडंडी जो है वो नहीं तराशी गई, ना कोई यहाँ पर सीधा रास्ता नज़र आता है। तो यही जो पथरीला रास्ता है इसी के ज़रिए हमने अपनी मंजिल तक जाना है। मेरे यहाँ पे राइट साइड पे आपको खूबसूरत मंजर नज़र आ रहा है कुछ गांव का। अगर मैं आपको इस जगह के बारे में बताऊं तो ये जो किला था ये राजा जोध ने 11वीं सदी में बनाया था और इस वक्त जिस पहाड़ पर हम मौजूद हैं इस पहाड़ को भी उनके नाम से मंसूब कर दिया गया था और इस पहाड़ का नाम भी है जोध का पहाड़। 20 से 25 मिनट की दुश्वार हाइकिंग के बाद आप एक मखसूस ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं और गांव के वस्त में पहाड़ के ऊपर वाक़ई ये जो शानदार किला है इसकी बाक़ियात आज भी मौजूद है। यहाँ पर ये कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं तो हम इनसे जानते हैं कि आखिर यहाँ पे ये क्या तलाश कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, ये क्या कर रहे हैं आप? ये वैसे अभी हम सर्वे कर रहे थे तो यहाँ पे ये कुछ इंस्क्रिप्शंस हैं ये हमें मिली हैं। इसके मतलब ये शायद राय है ये शादरा का कोई स्क्रिप्ट है। अच्छा, तो ये जो स्क्रिप्ट है ये कितना पुराना है? मुझे इतना कोई ऐसा आइडिया नहीं है क्योंकि इसके स्क्रिप्ट के अलग एक्सपर्ट्स होते हैं तो मैं इसका एक्सपर्ट नहीं हूँ। चलें, तो आप ये मुझे दे दें और इसके बारे में मैं डॉक्टर साहब से जानती हूँ।
पोट्री के कुछ मिले हैं आर्टिफैक्ट्स जो कि उनके पुराने टूटे हुए बर्तनों के कुछ बाकियात हैं, और ये हम अभी स्टडिंग के साथ पता लगाएंगे कि इनकी एजिंग कितनी है, कितने साल ये पुराने और किस सिविलाइजेशन के ये हैं। ये जो सॉल्ट रेंज का एरिया है, यहाँ पर इस किले और तुलाजा के अलावा और कोई किले मौजूद है? मखियाला मोहन है जो कि यहाँ से तकरीबन 10 किलोमीटर है। ठीक है। उसके अलावा नंदना का किला है जो कि यहाँ से तकरीबन 25 किलोमीटर है। टिल्ला जोगियाँ का किला है। इस तरफ चले जाएं तो तुलाजा से पहले समरकंद का किला आता है, उसके बाद उछाली के करीब एक अकरांदा फोर्ट आता है। ये जो सरहद है, कौन कौन सी अजला हैं जो आपस में मिलती हैं यहाँ पे? देखिए यहाँ पे ये पास ही ये सामने ज़िला झेलम शुरू हो जाता है। ये सामने दरिया झेलम बह रहा है जहाँ पे अलेक्जेंडर और पोरस की लड़ाई हुई थी 326 कबल मसीह में, और इसके यहाँ से चंद किलोमीटर दूर आगे ज़िला खुशाब की सरहद शुरू होती है। ये जो कला है इसकी तारीख क्या है? यहाँ पर मैं समझता हूँ कि ये वो सेक्रेड माउंटेन्स हैं जहाँ पर इस खित्ते की तारीख, इस खित्ते के मज़हब और इस खित्ते के कल्चर ने जन्म लिया है। मुझे ये बताएं कि कला बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आई थी? क्योंकि कला किसी मकसद की वजह से बनाया जाता था। असल में ये एक आखिरी या पहली डिफेंस लाइन है। अगर आप पंजाब से एंटर हो रहे हैं, नॉर्थ में जा रहे हैं, तो ये आपको पहली डिफेंस लाइन जो है वो है, और अगर आप नॉर्थ से पंजाब में आ रहे हैं तो ये आखिरी डिफेंस लाइन है। जितने भी यहाँ पर हमला आवर आए हैं उन्होंने यही रूट इख्तियार किया है। उनका फेवरेट रूट था ये फेवरेट रूट था। फेवरेट इसलिए है कि यहाँ पर आप छुपने के लिए भी जगह मिल जाती है, यहाँ पर आपको डिफेंस करने के लिए भी जगह मिल जाती है। ये देखें, ये पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है। बिल्कुल। सिर्फ एक तरफ दीवार करनी है, दूसरी तरफ से बिल्कुल 90 एंगल है, वहाँ से इसको नाकाबिले तस्वीर है। तो सर इसको अंदर से देखते हैं? जी बिल्कुल। चलो। सर ये जो जगह है ये गालिबन उस दौर में मंदिर था? जी बिल्कुल, आपने ठीक पहचाना है। ज़्यादातर ये हिंदुओं के अंडर भी रहा है। अच्छा, तो यहाँ पे तो मुसलमान नहीं थे, ये मुसलमानों के पास मुसलमानों के पास भी रहा है। इसको आप 3 दौर में तकसीम कर सकते हैं। मुसलमानों का दौर, उसके बाद हिंदुओं का दौर, और फिर महाराजा रणजीत सिंह का, जिसको हम कहते हैं कि वो सिखों का दौर। ठीक है। पूरे किले में कौन सा मटेरियल इस्तेमाल हुआ? सेडिमेंट्री रॉक इन्हें कहते हैं। अच्छा। कंकर प्लास्टर के साथ इसको जॉइंटिंग मटेरियल है, और उसके बाद फिर इसके ऊपर लपाई की गई है, लाइम प्लास्टर किया गया है। छत पे आप जाएंगे तो फिर आपको ब्रिक्स नजर आ जाएंगी। इसके 8 कोने हैं, इसको हम कहते हैं हश्त पहलू बिल्डिंग, और उसको मैं जोड़ता हूँ हश्त बहिश्त के साथ। जैसे हम कहते हैं ना कि बहिश्त के 8 दरवाजे हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो आर्किटेक्चर होता है ये उस मज़हब की जो एक रूहानियत है उसके साथ भी लिंक होता है। सर इस किले के अगर रकबे की मैं बात करूं तो इसका कितना रकबा होगा? इसका रकबा जो है वो अंदाजन 13 एकड़ के लगभग कहा जाता है। सर हाइकिंग करते हुए जब मैं ऊपर आई तो यहाँ पे मैंने देखा कि कुछ मकानात जो हैं उनकी बाकियात मौजूद हैं। तो यहाँ पर कोई घर बनाए गए थे? जो लोग यहाँ पे के रह रहे थे उनके लिए भी, या फिर जो फौज है जो कि यहाँ पर रह रही थी तो उनके लिए भी जो मकानात हैं वो बनाए गए थे। पानी का जो सोर्स है वो वाहद सोर्स है वो बारिश का यहाँ पे, जो हमने नीचे तालाब देखा था वो नहीं, इसके ऊपर भी है। अच्छा, यहाँ पे भी इसको स्टोर करने के लिए भी यहाँ पर भी मुख्तलिफ 2-3 जगहों पे उन्होंने पानी को स्टोर किया। कहा जाता है कि रणजीत सिंह ने भी इस किले को फतह करने की कोशिश की। उसने जब इसका मुहासरा किया तो 6 माह तक यहाँ के जो लोग हैं वो उससे लड़ते रहे, अनलेस अनटिल कि उनका राशन और पानी ख़त्म नहीं हुआ जब तक। उसके बाद फिर उन्होंने उस जंग को हारा या उनके साथ कोई बातचीत की। मुझे याद आया कि मुझे यहाँ पे आपके एक स्टूडेंट ने ये दिया है, तो मुझे आप ज़रा बताएं ये स्क्रिप्ट कौन सा है? अरे वाह, इसका मतलब है कि स्टूडेंट भी दिलचस्पी ले रहे हैं और आप भी दिलचस्पी ले रहे हैं। बहुत ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। ये जो इम्प्रेशन लगता है कि शायद ये गुप्ता शारदा राइटिंग है, अगर हम वो बात करें वो 7th-8th सेंचुरी में चली जाती है, तो ये वो है नहीं। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। एक्सप्रेस की टीम को ये जाता है कि वो हमेशा हमारे हेरिटेज कास्ट में बराबर का रोल अदा करते हैं, तो आप लोगों की हिम्मत को भी और आपके जज्बे को भी सलाम। हम इस किले पर आने के लिए फजर के वक्त रवाना हुए थे और इस वक्त यहाँ पर सूरज गरूब हो रहा है, और एक बार फिर मैंने आपको एक पुरअसरार मकाम की सैर करवाई।
इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। उम्मीद करती हूँ आपको आज का ये सेगमेंट पसंद आया होगा। देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। ब्रेक के बाद वापस आ गए और अब हम इन डिटेल बात करेंगे। वैसे तो हम शुरू में भी डिटेल में बात की थी, लेकिन वो हमने अपने तक की थी। अब हम तज्जियाकार से तज्जिया लेंगे। कराची किंग्स जी PSL 8 में फतह का खाता। इस चीज की खुशी है आपको कि दुख है? ये नहीं, मुझे खुशी हुई है। कल जिंदगी में पहली बार मुझे लाहौर कलंदर्स के हारने का अफसोस नहीं हुआ। मतलब कराची। अच्छा, मुझे पता है खुशी किस चीज की हुई कि कम से कम कराची किंग्स एक बहुत अच्छी टीम को हरा के उसने अपनी, क्योंकि आई सो वांटेड कि इस टीम का कॉन्फिडेंस बहाल हो। हम ज्यादा नहीं बताते, आपको पता है 67 रन से हराया कल कलंदर्स को कराची किंग्स ने। और आकिब जावेद साहब और आतिफ राना साहब का माथा कल ठनका होकर देख के कि हम तो बड़ा ट्रस्ट करके बैठे हैं अपनी टीम के ऊपर। ये हो क्या गया? साढ़े नाल बनी की है। नहीं, मुझे लगता है जितना लाहौर कलंदर्स ने उनको टफ टाइम दिया वो इम्यून हो गए। चलें अब देखते हैं। वैसे मैं कुछ मुख्तलिफ सोच रहा हूँ। हमारे साथ सलीम खालिक साहब मौजूद है। सलीम भाई, इससे पहले कि सारजिया अरमला हसन और इमरान हसन कर दें, आप अपना तज्जिया रखें। सबसे पहले बताइए आप कैसे हैं? आर यू एंजॉयिंग द मैचेस इन कराची एंड PSL 8? बिल्कुल जबरदस्त। कल खास तौर पे माहौल था। कल मुझे इसलिए भी ज्यादा एक इंटरेस्ट में इन मैचों में बढ़ गया क्योंकि कराची में जो वाकया हुआ उसके बाद थोड़े से लोग ये कह रहे थे कि शायद डर के मारे लोग ना निकले, मैचों में ना जाएं। लेकिन आप यकीन माने, खास तौर पे कल के मैच में तो इतना जबरदस्त माहौल था। ऑलमोस्ट ग्राउंड पूरा भरा हुआ था, बच्चे, लेडीज, हरीफों का मैच था सर। लाहौर कराची इंडिया पाकिस्तान चल रहा था यार। बिल्कुल, बहुत जबरदस्त एटमॉस्फेयर था मैच में और लोग फुल एंजॉय कर रहे थे। और क्योंकि इतना इंटरेस्टिंग मैच तो नहीं हुआ, सेकंड इनिंग में लाहौर की बैटिंग चली नहीं। अगर क्लोज जाता तो और मजा आता। लेकिन एक तरह से अच्छा ये हुआ, कराची जीत गई, कि अगर कल भी हार जाते वो तो इवेंट का मजा खराब हो जाता। फिर कहते हैं यार ये तो 5 टीमों का मुकाबला चल रहा है, कराची तो फारिग है। ऐसा है। तो एक तरह से अच्छा हुआ जीते। और इमाद जो है बहुत जान लड़ा। ब्रिलियंट। इमाद इज डूइंग हिज बेस्ट, नो डाउट। एक तो उनके ऊपर ये चीज है कि भाई कम बैक करना है, क्योंकि बोर्ड में चेंजेस हो चुकी हैं। अब उनके ऐसे लोग आ गए हैं, नजम सेठी वगैरह, जो उनको पसंद करते हैं, तो उनका कम बैक मुमकिन भी है टीम में। तो उसके लिए वो अपने आप को प्रूव करने के लिए बहुत ज्यादा जान लगा रहे हैं। एज अ कैप्टन भी परफॉर्म कर रहे हैं। उनको कैप्टनसी से हटा दिया था, टाइटल जीतने के बावजूद 1 साल बाद उनको हटा दिया था। अब दोबारा कैप्टन बने तो अपने आप को प्रूव कर रहे हैं, एज अ प्लेयर भी और एज अ कैप्टन भी। शोएब कल अच्छी इनिंग नहीं खेल सके, लेकिन उनकी जो परफॉर्मेंस है वो भी अच्छी जा रही है इनके लिए। तो एक तरह से ये ऐसा इमाद ने टीम की कैप्टनसी और अपनी परफॉर्मेंस से कुछ ऐसा तासर छोड़ा है जिसकी वजह से दूसरे लड़के भी फिर मोटिवेट हो रहे हैं और वो नई कोशिश कर रहे हैं। हार रहे थे, लेकिन कल जो है कराची की टीम जो है उसको अच्छा मौका मिला है कि उठे। और वसीम भाई जो बड़े वसीम भाई के चेहरे पे मुस्कुराहट आई। फाइनली वरना वो जितने आवाज़ बैठे होते हैं ना, वो कहते हैं लिटरली, वो कहते हैं कि यार जब मैं बैठा होता हूँ डग आउट में, मेरी हार्ट बीट फास्ट हो रही होती है, अजीब सी मेरी फीलिंग हो रही होती है। तो उनको तो होता है, उनकी शक्ल पर आ रहा होता है कि वो कितने स्ट्रेस्ड है कराची किंग्स को लेके। अच्छा, दूसरी जानिब सलीम खालिक साहब, लाहौर कलंदर्स हार गया ना, कराची जीता, ये एक अलग बात है कि वो जीत गए, अच्छी बात है। लेकिन लाहौर कलंदर्स हार गया, बड़ी अच्छी टीम है और लाहौर कलंदर्स ने तो अब हमारी एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ा दी है। देखिए, ये बहुत बड़ा टूर्नामेंट है, इसमें काफी सारे मैचेस हैं, तो इस तरह के अप डाउन जो हैं वो आते रहेंगे। और लाहौर के लिए एक तरह से अच्छा ही है, क्योंकि कोई टीम मुसलसल जीतते हुए भी जाती है ना, तो एंड में जो अहम मैच होते हैं वहां पे हार के फिर बड़ा नुकसान हो जाता है। तो अच्छा है, वेकअप एक उनके लिए कॉल थी और उनको पता चलेगा क्या गलतियां हैं। थोड़ी बैटिंग में मसाइल नजर आए, मतलब इतनी स्ट्रांग लग नहीं रही थी। बॉलिंग उनकी बड़ी स्ट्रांग है, लेकिन कल खिलाफ तवक्कुं शाहीन आफरीदी और हारिस इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करते। शाहीन को तो बल्कि 1 ओवर में 2 छक्के भी लगे। तो होता है और बड़ा इवेंट है, इसमें परफॉर्मेंस में उतार चढ़ाव आते रहेंगे। अच्छी चीज ये है कि यंगस्टर्स परफॉर्म कर रहे हैं, वो नए बॉलर आ रहे हैं। और वो किंग्स के हवाले से मैं वंस अगेन दोबारा वापस आऊंगा, क्योंकि क्या सारी जिम्मेदारी इमाद और शोएब ने ही उठानी है? बाकी भी इतने बड़े नाम हैं, इतने अच्छे प्लेयर्स हैं, और जैसा कि मैं अक्सर कहता हूं कि सबसे महंगी टीम PSL की रही है ये। इंतखाब में कहीं ना कहीं उन्होंने मार तो खाई, खास तौर पे जो नीचे डेप्थ है बैटिंग की उसमें मार खाई उन्होंने टीम को सिलेक्ट करने में। लेकिन क्या ये दोनों प्लेयर्स ही टीम का बोझ उठाते रहेंगे? आई मीन शर्जील हैज गॉट अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी कल जिस तरीके से वो आउट हुए, और इस तरीके से दीगर बैट्समैन भी, दीगर बैटर्स भी, इस पे क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, मेरे ख्याल है कि इन लोगों को ये चीज देखनी पड़ेगी कि टीम सिलेक्शन से मैं आपसे एग्री करता हूँ, लेकिन बाकी लड़कों को भी आगे आना पड़ेगा, हैदर वगैरह को परफॉर्म करना पड़ेगा। और
कि सिर्फ 2 प्लेयर्स पे आप नहीं जीत सकते। जैसे पहले एक मैच में हुआ कि इन दोनों ने परफॉर्म किया, फिर भी बहुत क्लोज जाके हार गए थे। सारे लोगों को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और आगे आना होगा। जरूरी नहीं है हर मैच में इमाद जो है वो परफॉर्म करे। टीम अब जो बन गई है वो तो बन गई है, उसमें अब कोई चेंज हो नहीं सकती। तो अब जो ये प्लेयर खेल रहे हैं इनको ही चाहिए कि अपनी परफॉर्मेंस का जो मेयार है वो ऊपर लेकर आए। जब एक 42 ईयर्स ओल्ड या 41 ईयर ओल्ड सलीम भाई, आपने हैदर का जो कि जिक्र किया, पॉइंट स्किप ना हो जाए, एक तो हैदर और दूसरा कलंदर्स में फखर, ये दोनों ऐसे प्लेयर्स हैं जो प्लेयर्स तो अपने तौर पे बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर मैं ये कहूं, पता नहीं कहना चाहिए या नहीं, लेकिन रिलायबिलिटी का मसला ऐसा लगता है कि है। यानी कि टीम्स समहाउ इन दोनों स्ट्राइकर्स के ऊपर रिलाई नहीं कर सकती। वो कहते हैं ना, चल जाए तो चीन तक, वो क्या चांद तक, और ना चले तो शाम तक। तो इनका ये वाला सिलसिला चल रहा है। ये प्रॉब्लम बेसिकली क्या वाकई फॉर्म का प्रॉब्लम है? खासतौर पे हैदर को लेकर मैं सवाल कर रहा हूँ, और फखर को भी, या फिर टेक्निक के मसाइल हैं जो कि इनको कंसिस्टेंट नहीं होने दे रहे इन प्लेयर्स को? हैदर की हद तक तो मैं आपसे एग्री करता हूँ। हैदर के साथ ऐसा मसला है कि उनको बहुत मौके मिले, चाहे वो पाकिस्तान टीम के साथ हो, फ्रेंचाइज क्रिकेट में तो पीएसएल में तो फिर भी परफॉर्म कर देते हैं कभी कभी वो। तो उनको कंसिस्टेंसी लानी पड़ेगी अपनी बैटिंग में, शायद इसीलिए वो पाकिस्तान टीम में भी फिट नहीं हो सके। फिर अच्छा खासा खेल रहे होते हैं और फिर एक ऐसा अजीब और गरीब शॉट खेल कर वो आउट हो जाते हैं, या कभी पूरी विकेटें छोड़ के बोल्ड जाते हैं, तो समझ नहीं आता। है इशू ऐसा, उसको थोड़ी फाइन ट्यूनिंग की जरूरत है अपनी टेक्निक पे। लेकिन फखर के हवाले से मैं एग्री नहीं हूँ आपके साथ। फखर एक अच्छे प्लेयर हैं, कंसिस्टेंसी भी है उनमें। कल नहीं चल पाए वो, लेकिन ऐसा नहीं है उनके साथ, ऐसा नहीं तो है। लेते हैं सलीम भाई, आपकी बात से मुत्तफिक हूं मैं, लेकिन मैंने देखा है कि फखर की कोई भी इनिंग ऐसी नहीं होती जिसमें एक दफा वो मौत के मुंह से, आई मीन क्रिकेटिंग या बैटिंग की मौत के मुंह से वापस। क्रिकेट ही ऐसी है, वो एक एग्रेसिव बैटर है और एग्रेसिव बैट्समैन है वो, तो उनका स्टाइल ही यही है खेलने का। ये एज आप उनको देते हैं, फखर को आप ये एज देते हैं? बिल्कुल, क्योंकि अगर फखर भी रोकने लगेगा फिर तो फायदा ही नहीं है। हाँ, ये आफरीदी, शायद आफरीदी ने भी बहुत लिया है हमेशा। वो भी ऐसे एग्रेसिव बैटर थे, पता होता था कि ये चल गए तो शायद आफरीदी साहब छक्के चौके मारेंगे, नहीं चले तो 0 पे भी आउट हो सकता है। सो दैट्स हाउ इट इज। अच्छा सलीम खालिद साहब, आज पेशावर वर्सेस कोयटा ग्लैडिएटर्स मैच है। कोयटा की टीम अनफॉर्चुनेटली पिछले कुछ मैचेस में तो बिल्कुल भी नहीं चल रही, तो आज पेशावर कोयटा, पेशावर अच्छी टीम है। कोयटा के हवाले से इस मैच को आप कैसे देखते हैं? पिछला एक जीत दिला दिया था। हाँ, पिछला, उसके अलावा वन मैन, मगर आप अर्मिला बिल्कुल ठीक कह रही हैं, उनकी परफॉर्मेंस ओवरऑल इतनी अच्छी नहीं है। वन मैन शो था मार्टिन कप्टू का, जिसकी वजह से वो जीत गए थे मैच। तो और सलीम भाई, क्या शो था वैसे, हैं? क्या 100 था, और क्या वो एक ओवर में 30 रन थे? एक है, मुझे मौका मिला कि उनका इंटरव्यू जो किया था मैंने दोबारा चलाया उसको। हमें मौका नहीं मिला उस पे कमेंट ले सके, वो छुट्टी वाले दिन था, लेकिन क्या ब्रिलियंट मैच। बताएं फिर आज के मैच में कुछ चलेंगे। 0 पे 2 आउट हो गए थे उनके, और उसके बाद जिस तरह से शुरू में तो यकीन माने जिस तरह से वो खेल रहे थे, जहन में आ रहा था कि यार क्या खेल रहा है ये मार्टिन गुप्टिल, ये कोई और है, कहीं और से उठा के ले आए किसी को। लेकिन बाद में जिस तरह से उन्होंने अपनी इनिंग चेंज की, अपना गियर चेंज किया और जो छक्के छुड़ाए और एक स्कोर जबरदस्त बनाया, और उसके बाद फिर जीते भी मैच, तो जबरदस्त। अच्छा, एक और ये जो अर्मिला ने सवाल किया आपसे, जल्मी और क्वेटा वाला कंपैरिजन तो अच्छा है, लेकिन पिछले मैच में क्वेटा के जो खास तौर पे ये डुओ है जिसमें नसीम है और हसनैन है, बड़ा जबरदस्त इनके डेथ ओवर में बॉलिंग बड़ी कमाल रही। जल्मी के ऊपर प्रेशर होगा इसका? बिल्कुल बेहतरीन, और जीतने की वजह यही थी, एक तो गप्टिल की इनिंग अच्छी थी, लेकिन बाद में जो जीते क्योंकि उन्होंने फिर कंटेन कर दिया था, रन नहीं बनाने दे रहे थे। खासतौर पे डेथ ओवर्स जो इख्तितामी ओवर्स होते हैं उसमें उन्होंने खोल के हिटिंग नहीं करने दी थी, जिसकी वजह से मैच जीते थे। तो कोयटा का बॉलिंग तो बहुत जबरदस्त है और बिल्कुल इसका प्रेशर होगा जल्मी के ऊपर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। होगा इस तरह की चीजें। चले आपसे प्रेडिक्शन ले लेते हैं, जल्दी से बताइए कौन जीत रहा है आज आपके साथ? कोयटा, वाह वेरी। चलें ठीक है सलीम खालिद साहब, कल फिर हम तज्जिया लेंगे आपसे। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। सलीम खालिद साहब हमारे साथ मौजूद थे। कोयटा वर्सेस पेशावर आज मैच होने वाला है। कोयटा 2, कोयटा 1 ब्रेक। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब आपकी मुलाकात वंस अगेन अनदर एक्सप्रेसो हीरो से करवाते हैं। समटाइम वी थिंक कितना टैलेंट है पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तानी बॉयज़ एंड गर्ल्स में। पाकिस्तान ने भारत को हराकर एशियन जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप का टाइटल अपने नाम किया है। भारत के शहर चेन्नई में खेली गई चैंपियनशिप और इसके फाइनल में पाकिस्तान ने
भारत के खिलाफ फाइनल चेन्नई के अंदर 2-0 से जीता और अपने टाइटल का दिफा किया। इस टाइटल में हमजा खान ने भारत के परत अंबानी को शिकस्त दी, जबकि नूर जमान ने भारत के ही कृष्णा मिश्रा को हराया। इससे पहले इस चैंपियनशिप के सेमीफाइनल के अंदर भी पाकिस्तान ने मलेशिया को हराया था और फाइनल के लिए क्वालिफाई किया था। एंड देन हमजा हमारे साथ है जो कि ब्रिटिश ओपन जूनियर का टाइटल भी अपने नाम कर चुके हैं। हमजा इज विद अस, थैंक यू वेरी मच एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग और बहुत बहुत मुबारकबाद ये चैंपियनशिप जीतने के लिए, टाइटल अपने नाम करने के लिए। कैसा लग रहा है? सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ और थैंक यू कि आप सब ने मुझे इनवाइट किया और That's amazing. अच्छा हमजा, अब इस चैंपियनशिप के हवाले से बताएं बेसिकली कितना ये आपके लिए चैलेंजिंग जर्नी रहा आपकी टीम के लिए, आप लोगों ने जिस तरह से खेला और इंडिया के अंदर जाके, क्योंकि मेज़बानी इंडिया करा था, वहाँ पर हुआ, वहाँ के प्लेयर्स, अपना ओवरऑल एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें। सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ, उसके बाद अपने तमाम कोचेस का, अपने कोच जाहिद गुल और शाहिद जमान खान का, उन्होंने मेरे साथ भरपूर मेहनत की और मुझे उम्मीद था कि हम इंडिया जाकर इंडिया का ये एशियन चैंपियनशिप हम जीत सकते हैं। तो हम जिस मकसद के लिए गए थे हम उस मकसद में कामयाब होकर आए हैं और बड़ी बात कि हमने इंडिया में इंडियन को हराया, उससे ये बड़ी बात। मैं वही कह रहा था कि अपने होम ग्राउंड के ऊपर भी बड़े मैच का बहुत प्रेशर होता है और फिर किसी दूसरे न्यूट्रल ग्राउंड के ऊपर भी बहुत प्रेशर होता है, इनकी वो बढ़ जाता है और फिर ऐसा इंडिया के अंदर जो आपकी जिससे बड़ी मुखालफत चलती हो उस मुल्क के अंदर उसी के प्लेयर को हराना, क्या ऐसी टेक्निक्स थी दैट एक्चुअली हेल्प यू आउट हमजा, जिसकी वजह से आप अंबानी को हराने में कामयाब हुए? टेक्निक्स तो अच्छी थी, वो प्लेयर जरा मेरे से डरा हुआ था और आपने ऐसा क्या किया आपने उसको डरा दिया? ऐसा क्या था? ऐसा था कि मैं वर्ल्ड जूनियर नंबर 1 भी था, नंबर 1, तो इसी वजह से उसका इसी प्रेशर था कि मैं उससे काफी अच्छा था। हाँ। अच्छा, क्या टेक्निक्स थी बेसिकली? आप डेफिनेटली आपने ब्रिटिश जूनियर भी अपने नाम किया हुआ है, आप नंबर 1 है जूनियर में जैसे आपने खुद भी कहा, लेकिन एक जो आपकी ऑपोजिशन में होता है उसको ओपोनेंट को प्रेशराइज करना, अपनी कोई ऐसी टेक्निक जो शायद वो समझ ना पाए। ऑब्वियसली जब आप लोग रेगुलर खेलते हैं तो आपको आइडिया हो ही जाता है। सो टेल अस अबाउट योर टेक्निक्स या टेक्निकल एस्पेक्ट बताएं इसका। टेक्निक्स तो बस यही थी कि मैंने काफी सीनियर मैचेस खेले हुए और बस मैं उसको शो नहीं करा रहा था कि मुझे प्रेशर है, तो मैं अपनी गेम के ऊपर फोकस और बस यही दिल में था कि इंशाल्लाह जीतना है पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान का नाम रोशन। एक सवाल हम जरूर पूछते हैं जब भी कोई स्क्वाश प्लेयर हमारे साथ आता है, हमने जो अर्ली एज टीन एज के अंदर खबरनामा देखते थे और स्पोर्ट्स की जब भी खबर आती थी तो स्क्वाश की जब भी खबर आती थी हमें मालूम होता था कि ये टाइटल पाकिस्तान का ही होगा। जब द लेजेंड जहांगीर खान, जानशेर खान वगैरह खेलते थे और उससे पहले भी, अब एक अरसे से हम ऐसी खबरें सुनने से महरूम हो गए हैं। इसकी बुनियादी वजह आप क्या देखते हैं? क्यों पाकिस्तान वर्ल्ड लेवल के ऊपर, सीनियर लेवल के ऊपर पाकिस्तान बड़े टाइटल्स नहीं जीत पा रहा है स्क्वाश के अंदर? आपको पता है पाकिस्तान में टैलेंट बहुत ज्यादा है, लेकिन पाकिस्तान में जो हमारे बड़े उनको टैलेंट की कोई कदर नहीं है। तो मैं चाहूंगा कि पाकिस्तान में टैलेंट जाया ना हो और पाकिस्तान को ये स्क्वाश इसको सपोर्ट करे, जिस तरह क्रिकेट को सपोर्ट करते इस तरह पाकिस्तान इस स्क्वाश को भी सपोर्ट करे। तो मेरी यही दरख्वास्त है। अच्छा, ये मैं जरूर जानना चाहूंगी हमजा, आपको चूंकि आपने अभी गए हैं, आपने इंडिया जाकर खेला है, इसके अलावा भी आप ऑलरेडी ट्रैवल करते होंगे, आपकी फेडरेशन हो, स्क्वाश फेडरेशन हो या दीगर जो इदारे इसके साथ एसोसिएटेड है, क्या वो आपको उतना फैसिलिटेट करते हैं और ये या जो आप लोग अपनी प्रैक्टिस या अपनी सारी चीजें करते हो वो अपने ओन पे करते हो? पाकिस्तान स्क्वाश फेडरेशन तो हमें सपोर्ट कर रही है जूनियर लेवल पे, क्योंकि अभी हमने जब उनसे हम सीनियर की डिमांड करते हैं तो वो हमें यही बोलते हैं कि पाकिस्तान के पास स्क्वाश फेडरेशन के पास फंड नहीं है, तो हमारे पास दूसरा जवाब नहीं होता। इसके बाद जब फंड नहीं है तो हम क्या करें? तो उसके बाद मेरे वालिद साहब, मेरे बाबा नियाजुल्लाह, उन्हीं से मैं बोलता हूँ कि मुझे सपोर्ट करे, तो वो मुझे काफी सपोर्ट करते हैं टिकट के, और चले वो मुझे 1-2 टिकट दे देंगे, उसके बाद वो खुद भी अफोर्ड नहीं कर पाते। तो अभी हमजा आपके पास कोई कॉर्पोरेट स्पॉन्सर नहीं है, कोई ऐसा स्पॉन्सर नहीं है जो आपकी
बोर्डिंग लॉजिंग वगैरह आपकी अफोर्ड करे इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स के लिए? ऐसा कोई स्पॉन्सर नहीं है आपके पास? मेरे पास और कोई स्पॉन्सर नहीं है। आप बताए, मैं जूनियर नंबर 1 भी हूँ, तो मुझे यूएस ने काफी ऑफर दी है कि आप उधर आ जाएं, आप कंट्री चेंज करें, लेकिन मेरे बाबा ने मुझे यही कहा है कि नहीं, पाकिस्तान का आपने पाकिस्तान के लिए खेलना है और इंशाल्लाह आखिर दम तक पाकिस्तान के लिए खेलते रहोगे। ये तो मैं चाहता हूँ कि मुझे इससे ज्यादा सपोर्ट किया जाए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, और जो दीगर कंपनीज हैं जिसमें इतनी बड़ी बड़ी रियल एस्टेट कंपनीज है पाकिस्तान के अंदर, और वो लोग क्रिकेट के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं। आप हमारे चैंपियन हैं, आई गेस आपको सपोर्ट करना चाहिए इन कंपनीज को, और ये बहुत जरूरी है। अच्छा, एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, ये प्लेयर्स ये तो कहते हैं कि जी हमारी गेम को सपोर्ट करें, लेकिन जितने भी कॉर्पोरेट बिजनेसेस होते हैं वो कहते हैं कि जी हमें क्या फायदा है। तो स्क्वाश का क्या एक्सपोजर है पूरी दुनिया के अंदर, कैसे देखा जाता है जिसकी वजह से एक ब्रांड आपके साथ खड़ा हो और आपको सपोर्ट करे? स्क्वाश को मैं अभी जिस तरह यूएस हो गया और कंट्रीज हो गई, ये लोग स्क्वाश को काफी ग्रो करते हैं, तो पाकिस्तान में इस स्पोर्ट्स को तवज्जो जरा कम दी जाती है। हमारी कौमी खेल हॉकी है। आजकल बच्चे से आप पूछ लें कि कौमी खेल को, वो आपको क्रिकेट का नाम लेगा, उसको हॉकी के बारे में कुछ पता ही नहीं। You're right. तो जी, अच्छा, तो मैं ये जी मैं ये चाहूंगा कि स्क्वाश को सपोर्ट करें, बिल्कुल ऑन करें, ये बहुत जरूरी है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि वहां पर जब आप गए तो आप पाकिस्तान के अंदर जो स्क्वाश खेलते हैं आप लोग, ऑब्वियसली यहाँ पे आप खुद कह रहे हैं कि गवर्नमेंट की तवज्जो नहीं है, इंडिया के अंदर किस तरह का एक्सपोजर है स्पोर्ट को लेके, वो लोग किस तरह से स्क्वाश को प्रमोट कर रहे हैं बेसिकली? वो क्या कहते हैं, आप उनका एक प्लेयर है सौरभ घोषाल, जो इंडिया नंबर 1 है, उसको हर साल के ये लोग 1 करोड़ रुपए देते हैं, सिर्फ एक स्पॉन्सर। ओके। वो हार्ड वर्कर है, उसमें टैलेंट नहीं है, वो हार्ड वर्कर है। पाकिस्तान में जो टैलेंट की क्या कहते हैं, बहुत बच्चे हैं इस तरह, मेरे से काफी अच्छे प्लेयर्स आए हुए हैं, तो मैं नहीं चाहता कि मैं जाऊं। कितनी अच्छी बात कर रहे हैं कि वो हार्ड वर्कर है, वो उतना टैलेंट नहीं है, कि आपकी गेम टेक्निक नेचुरली आपकी और पाकिस्तानी बच्चों की बहुत बेहतर है एज कम्पेयर टू द पीपल जिनको ट्रेन करके स्पोर्ट्समैन बनाया गया है, उन पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रही है। एक तो हम आपके लिए फील करते हैं हमजा, आपका कंसर्न बहुत वैलिड है, और हम अपना प्लेटफॉर्म ओबियसली रख सकते हैं, उस पर हम बात करें। आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ आए, और वंस अगेन आपके बिहाफ पे और हर उस स्पोर्ट्स विमेन के बिहाफ पे मैं अपील करना चाहता हूँ तमाम बड़ी कंपनी से, बिजनेस टाइकून से और पाकिस्तान की हुकूमत से तो बिलखुसूस कि आप इनके साथ खड़े हों। कितना खर्चा हो जाता है एक एथलीट के ऊपर, एटलीस्ट सपोर्ट देम। हम अपने प्रोटोकॉल्स पे इतने पैसे लगा देते हैं, दीगर चीज़ों पे, अपनी मार्केटिंग पे इतने लगा देते हैं, एंड दे आर द बेस्ट मार्केटिंग। ये दुनिया के अंदर पाकिस्तान को मार्केट कर रहे हैं, तो आप इन पे भी अगर थोड़ा इन्वेस्ट करेंगे तो बहुत बेहतर होगा। थैंक यू वेरी मच हमजा, बहुत शुक्रिया आपका, और अल्लाह ताला आपको मजीद कामयाबी और आप पाकिस्तान के लिए बहुत सारे टाइटल्स जीते। मोहम्मद हमजा हमारे साथ मौजूद थे, इनसे हम बात कर रहे थे। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब आपको दिखाएंगे हमारा सेगमेंट फैशन और फन, जिसमें कंवल मलिक जो फैशन की दुनिया का बहुत बड़ा नाम है, उन्होंने लाहौर के अंदर अपना एक नया फ्लैगशिप स्टोर लॉन्च किया जिसपे बहुत सारे सेलिब्रिटीज और क्या खूबसूरत कलेक्शन है। आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं फैशन और फन। So this is not the first time मैं कंवल का जोड़ा पहन रही हूँ, मैंने पहले भी पहना, लॉन्च से बहुत पहले पहना, and I absolutely love her clothes. In fact ये वाला मेरे लिए स्पेशली बनाया है इन्होंने, because मैं normally pastels पहनती हूँ, neutral colors पहनती हूँ, so I went and I said, you know what, Kanwal, I want to wear something that's hot pink today, and she did such a great job. I love the small little detailing, the dupatta जो काम हुआ हुआ सारा, everything is beautiful. Kanwal's work is stunning, which is why she's made it this far, right? So it's amazing, mashallah से। देखिए मार्केट में तो बहुत लोग हैं, बट हर किसी का अपना टच है, हर किसी का अपना तरीका है काम करने का। सो आई थिंक हर कोई अपनी पेस पे बहुत अच्छा काम कर रहा है। सो आई थिंक मेरा किसी के साथ कोई कंपटीशन नहीं है, मेरी क्लाइंटल फ़र्क है, बाकी डिज़ाइनर्स की फ़र्क है। एंड वी हैव अ स्पेशल गेस्ट है कुबरा, तो कुबरा लुक स्टनिंग इन माय आउटफिट। थैंक यू फॉर डिजाइनिंग फॉर मी। सच अ ब्यूटीफुल पर्सन इनसाइड आउट। कंवल मलिक के यहाँ लॉन्च पे आए हैं, और माशाल्लाह द क्लोथ्स आर ब्यूटीफुल, और बड़े उसके एक्सक्विजिट कलर्स हैं, कॉम्बिनेशंस हैं, काम में भी वैरायटी है। फैशन इंडस्ट्री इज़ अ ह्यूज इंडस्ट्री, और पाकिस्तान बहुत प्रोग्रेस कर रहा है, और मुझे बड़ी खुशी होती है ये देख के। तो अपकमिंग डिज़ाइनर्स हैं, दे आर शोकेसिंग अ वैरायटी ऑफ आउटफिट्स। उनके कलर्स देख लें, कलर स्कीम्स देख लें। कभी इंडिया के इस तरह के एक टाइम पे बहुत वैरायटी होती थी, और माना जाता था कि उनके डिज़ाइनर्स बहुत टॉप नॉच है। मुझे बहुत खूबसूरत लग रहे हैं कपड़े, एंड आई एम रियली इंटरेस्टेड इन बाइंग देम इन द फ्यूचर इंशाल्लाह। विशिंग कंवल मलिक ऑल द बेस्ट फॉर हर दिस वेंचर्स।
It's really good. It's very different, and I wish her the best of luck for the launch. कमल मलिक बेटी है मेरी, तो आज इसने इनॉग्रेट किया यहाँ पे स्टोर का, तो बहुत अच्छा लगा। और माशाल्लाह ये इसकी अपनी ही मेहनत है टोटली। ये कलेक्शन इसकी बहुत अच्छी है और लोग बहुत पसंद कर रहे हैं इसको। और मेरा ख्याल है इसके ऊपर इसकी मेहनत जो है वो नज़र आ रही है कि कहाँ कहाँ इसने कितनी मेहनत की है। मैं अप्रिशिएट करती हूँ कमल को कि माशाल्लाह उसने बहुत अच्छा अपना लॉन्च करवाया आज के दिन पे। फ़ख्र है मुझे अपनी बेटी पे। ये शुरू से ही माशाल्लाह शौक़ रखती थी और जीपी इनका माशाल्लाह हाई आया PIFT से, और फिर इसी तरह उन्होंने चूज़ किया इसको फैशन डिज़ाइनर बन। सीन कपड़े कमल मलिक की आपको कलेक्शन दिखाई। अब शो का वक्त खत्म हुआ, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।